अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ केसी। ठीक है, हमने केसी वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। लेक्चर नंबर 4 है आज का, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। केसी कब काम करता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम करता है। दूसरा क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। केसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब केसी वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, फोर्थ क्या है? केसी वरीज विथ टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर अफेक्ट केसी वैल्यूज। वरीज का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो केसी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है, यानी टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है जो केसी वैल्यू पे इफेक्ट करता है। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है? केसी इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉफिशेंट। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉफिशेंट होता है केसी। सो इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कोफिशिएंट इक्वल टू केसी कोफिशिएंट। तो क्योंकि केसी एक बैलेंस्ड इक्वेशन का कॉफिशेंट होता है, तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन में हर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कॉफिशेंट होगा वो भी केसी के कॉफिशेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है? इफ केसी वैल्यू इज लार्जर देन 1। अगर केसी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड इफ केसी वैल्यू इज लेस देन 1, और अगर केसी की वैल्यू 1 से छोटी होगी, द रिएक्शन मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, सेवंथ क्या है? केसी इज अ रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट यूटिलाइज टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर। केसी क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशो होता है, जो कि यूटिलाइज किया जाता है किसी भी रिएक्शन का केमिकल बिहेवियर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो थे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ केसी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूनिट्स ऑफ केसी। कि केसी की यूनिट्स क्या होती हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था? लॉ ऑफ मास सेक्शन में केसी की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन केसी की वैल्यूज को ड्राइव किया था, केसी की वैल्यूज निकाली थी, केसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस बनाई थी। ठीक है, अब हमने ये जानना है कि केसी की यूनिट्स भी होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ केसी में क्या है? इफ द रिएक्शन, अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, केसी वैल्यू की भी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, इफ द रिएक्शन हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, सो द केसी हैज नो यूनिट। तो उस सूरत में केसी की वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास रिएक्शन है CO2 प्लस H2, ये बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल। अब यहाँ जब हम केसी की एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो CO ओवर H2 ओवर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O और ओवर CO2 एंड H2O। अब हम अगर इसकी केसी की एक्सप्रेशन बनाते हैं, सो वी वेल नो दैट, अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन होती है, जब किस में लिखते हैं? मोल पर डीएम क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सेम उसी तरह से केसी की एक्सप्रेशन बना दी मोल पर डीएम क्यूब में। अब चूंकि हमारे पास इसमें भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कोफिशिएंट किससे कहते हैं? वो नंबर जो शुरू में लगा होता है हर एलिमेंट के, वो उसका कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। तो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसकी भी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, इसकी भी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, और इन दोनों की कंसंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब। तो हमारे पास ये मोल पर डीएम क्यूब ये मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मोल पर डीएम क्यूब ये मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि दोनों ऊपर नीचे कट हो गए। तो जब दोनों ऊपर नीचे कट हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 0 बचा या 1 बचा। तो इस सूरत में हमने जो पीछे पॉइंट पढ़ा वो अब हमें यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं होता और दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ कॉफिशिएंट्स होते हैं, तो उस सूरत में केसी की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट हमारे पास कुछ नहीं था तो 1 था, तो इस सूरत में भी केसी की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी बात को मैं आपको एक और बताना समझा रही हूँ कि अगर इसी इक्वेशन में अगर आपके पास 2 होता, ठीक है, लेकिन वो 2 सब में होगा, तब भी क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ कोफिशिएंट सेम होंगे। तो 1 के अलावा कोई भी डिजिट हो, लेकिन ऐसा डिजिट हो जो पूरी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम हो, तो उस सूरत में भी हमारे पास केसी की कोई यूनिट नहीं बनती है,
क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। तो जब सबकी कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोफिशिएंट सेम होगा, तो केसी की इस सूरत में कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी इस सूरत में केसी की 0 यूनिट होती है, नो यूनिट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ इन अ रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अगर कोई रिएक्शन हमारे पास ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर नहीं होते, यानी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स होते हैं, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स होते हैं, बट अनइक्वल कोफिशिएंट्स हो, या किसी एक साइड पर भी कोफिशिएंट हो, दूसरी साइड पर ना हो, तो उस सूरत में केसी की वैल्यू, केसी की यूनिट होती है। अब इसको भी हम एज एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये अमोनिया के फॉर्मेशन की एग्जांपल है, इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए N2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, बस H2 के पास कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर NH3 के पास कोफिशिएंट है 2। अब यहाँ पे अनइक्वल कोफिशिएंट्स हैं बट दोनों साइड्स पर हैं, तो इस सूरत में केसी की यूनिट होगी। देखिए हमने पहले कैसी एक्सप्रेशन बनाई अपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, फिर हमने मोल पर डीएम क्यूब में बनाई। अब देखिए जो NH3 है इसकी भी कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, N2 की भी मोल पर डीएम क्यूब और H2 की भी मोल पर डीएम क्यूब। बट अभी हमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स को भी देखना है। तो NH3 की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 2 में होगी। N2 की क्या होगी, कोई कोफिशिएंट नहीं है N2 के ऊपर, बट H2 के ऊपर कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ऊपर मोल पर डीएम क्यूब की जो कंसंट्रेशन है वो 2 है, नीचे मोल पर डीएम की जो कंसंट्रेशन है वो 3 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर नीचे कट सकते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर है, यानी 2 ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो हम इस 2 मोल पर डीएम क्यूब की कंसंट्रेशन को इसके 2 मोल पर डीएम क्यूब की कंसंट्रेशन से क्रॉस कर देते हैं, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। नीचे हमारे पास 1 मोल पर डीएम की कंसंट्रेशन यहाँ से बचेगी और 1 यहाँ से बचेगी, तो हमारे पास फाइनल जो यूनिट बनेगी केसी की वो क्या बनेगी, 1 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, केसी इज इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम क्योंकि ये मोल है और अपॉन में नीचे था तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसकी यहाँ पे जो पावर है वो क्या है। अब ये जो हमारे पास देखिए मैथ्स में ये रूल है और मैथ्स में आप लोगों ने पढ़े भी हैं क्वेश्चंस, जो पावर ब्रैकेट में होती है, ब्रैकेट के ऊपर होती है जो पावर ना, वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के ऊपर होती है, ठीक है। तो मोल के ऊपर भी ये स्क्वायर आएगा और डीएम क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, बट यहाँ क्या होगा, डीएम क्यूब पे ऑलरेडी एक पावर है, तो वो पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, देन फाइनल हमारे पास पावर आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर मोल भी मौजूद था, तो ये स्क्वायर किसके ऊपर भी आएगा, मोल के ऊपर भी आएगा। तो मोल के ऊपर क्या आएगी, पावर 2 आएगी। इसी तरह से डीएम क्यूब के ऊपर क्या आएगी, 3 2 6 आएगी, ठीक है। अब हमने इस मोल को, क्योंकि हमने मोल को ऊपर लेकर जाना है, जब हम मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर प्लस पे थी, तो जब ऊपर चली जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ये भी मैथ्स का रूल है, ठीक है। जब कोई वैल्यू नीचे प्लस में होती है और जब आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो वो क्या हो जाती है, माइनस। सेम इसी तरह से कोई वैल्यू माइनस में होगी तो वो जब नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मोल का स्क्वायर जब आपने इसको ऊपर भेजा तो क्या हो गया, -2। ये डॉट का साइन जो आपको नजर आ रहा है ना, मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है। तो मोल -2 मल्टीप्लाई, अब डीएम क्यूब कहाँ है, अपॉन में है, ठीक है, उसको हमने नीचे ही रहने दिया, तो क्या होगा, 3 2 6, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, 6। तो हमारे पास इस तरह से केसी की यूनिट्स होती हैं, यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में केसी की यूनिट बनेगी और किस कंडीशन में केसी की यूनिट नहीं बनेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स में चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास अब केसी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है, जो बुक में मौजूद हैं। बुक की जो एग्जांपल्स है ना, जहाँ पे केसी का टॉपिक ख़त्म हुआ है उसके आगे केसी के कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो हमें केसी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। थ्योरी ख़त्म हो गई है केसी की, बस इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, हमें वो पढ़ना है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें केसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, 2NO + O2, और ये क्या बना रहा है, 2NO2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, केसी फाइंड आउट करना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, NO की कंसंट्रेशन गिवन है, रिएक्टर्स की कंसंट्रेशन भी गिवन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी गिवन है, और मालूम क्या करना है, केसी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा लिखना है अपना। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने डेटा बनाना है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है वो पहले लिखनी है, और बाकी जो डेटा आपको गिवन है वो लिखना है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन राइट की, ठीक है, उसके बाद हमने डेटा लिखा, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो लिखी। अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको केसी की एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए। तो केसी की एक्सप्रेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमारा क्या है, NO2, और रिएक्टेंट्स क्या है, 2NO और O2। अब क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट्स मौजूद है तो आपको पता होना चाहिए, पीछे ही हमने पढ़ा है कॉफिशिएंट्स किस में आएंगे, पावर की फॉर्म में आएंगे, ठीक है।
तो आपने क्या किया, NO2, अब जो भी इसकी वैल्यू गिवन है आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज पुट आउट करनी, वैल्यूज पुट की। NO2 की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोफिशिएंट मौजूद था तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब NO की जो कंसंट्रेशन थी आपने वो राइट की, O2 की जो कंसंट्रेशन थी आपने वो राइट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने सबसे पहले 15.5 का स्क्वायर लिया, उसके बाद 0.052 का स्क्वायर लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, अब इसका जो स्क्वायर लिया उसका आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका जो स्क्वायर लिया, जो भी आंसर आया आपने उसको 0.127 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले हम डिजिट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यूनिट्स पर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहाँ केसी की यूनिट भी बनेगी। तो केसी की यूनिट बनाने के लिए हमें इन कंसंट्रेशंस को देखना पड़ेगा, तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपनी डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। तो 15.5 का आपने स्क्वायर लिया, वो आ गया 240.25। 0.042 का आपने स्क्वायर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.127 के साथ, तो आपका आंसर आया 3.73 एक्सपोनेंट -4। फिर इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 6.44 एक्सपोनेंट 5। अब आते हैं हम यूनिट के ऊपर, तो देखिए मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास केसी की यूनिट क्या बनेगी, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पर भी देखिए, जो हमने पीछे भी मैंने आपको यूनिट लिखने का तरीका बताया था कि हमने क्या किया, डीएम क्यूब को ऊपर से नीचे लेकर आए, जब इसके पास पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। मोल के साथ डीएम क्यूब क्या होता है, नीचे होता है, स्लैश का साइन जो मैंने लगाया था, तो स्लैश का साइन डिवाइड में शो कर रहा होता है, तो मोल स्लैश डीएम क्यूब लिखोगे तो तब इसकी पावर जो है वो प्लस में आएगी, क्योंकि स्लैश का मतलब है कि अपॉन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम स्लैश के बजाय डॉट डालते, दैट मीन्स आप उसको ऊपर लेकर गए हो। तो मैंने भी पीछे आपको बताया है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई पावर होती है तो माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो हमारे पास जो पावर थी डीएम क्यूब की, क्योंकि वो अपॉन में था तो वो प्लस में थी, जब आप ऊपर लेकर गए मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपने लिखा तो डीएम क्यूब की पावर क्या हो गई, -3 हो गई है, ठीक है। तो हम मोल पर डीएम क्यूब, जिस तरह मैंने पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप इस तरह भी लिख सकते हो, बस आपको पावर्स का और उनके साइन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, के सी इज इक्वल टू 6.44 एक्सपोनेंट 5 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, Fe+3 यानी Fe आयन है और क्लोराइड आयन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, FeCl4- बना रहे हैं। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपको Kc फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, Fe+3 कंसंट्रेशन 0.2, Cl की 0.28 और FeCl4 की 0.95 एक्सपोनेंट -4। अगेन क्या निकालना है आपको, Kc निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम Kc, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सप्रेशन बनाई प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज को पुट आउट कर लिया। FeCl4 की वैल्यू क्या है, 0.95 एक्सपोनेंट -4, वो आपने राइट कर ली। Fe+3 की क्या है, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, और Cl- की क्या है, 0.28 मोल पर डीएम क्यूब, बट Cl के ऊपर क्या है, कॉफिशेंट है 4। तो यही चीज़ आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ही आपके न्यूमेरिकल्स में खराबी करेंगी और फिर आपका आंसर सारा गलत आ जाता है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। ओके, तो Cl के ऊपर क्या लगा हुआ है, 4 कोएफिशिएंट लगा हुआ है, दैट मीन्स 0.28 को आपने उसको 4 बाय उसकी जो है आपने स्क्वायर के बजाय क्या लेना है, उसकी फोर्थ पावर लेनी है। 0.28 को मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.95 आपने ऊपर ऐसे ही रहने दिया, 0.95 एक्सपोनेंट -4। पहले हम हमेशा पावर को सॉल्व करते हैं। आपने 0.28 का को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आया, जो कि जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6.14 एक्सपोनेंट -3, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0.95 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 1.229 एक्सपोनेंट -3। फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 7.71 एक्सपोनेंट -4 एक्सपोनेंट -2 मोल -4। अब अच्छा, अब हमने डिजिट्स को सॉल्व कर लिया, अब हम जाते हैं अपने यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। अब यूनिट्स कैसा निकालें, देखिए मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 7.71 एक्सपोनेंट -2 और मोल -4। अब यहाँ पर देखिए अगेन मैंने क्या किया है, मैं मोल को ऊपर लेके चली गई। जब मैं मोल को ऊपर लेके चली जाऊंगी तो पावर 4 के बजाय क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। और मैंने अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो 4 3 12, तो डीएम क्यूब क्योंकि ये नीचे, डीएम क्यूब आपका क्योंकि नीचे आ गया है तो पावर क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मोल पर डीएम क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब मोल पर डीएम क्यूब की फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मोल -4 और डीएम क्यूब 12। और अगर डॉट की फॉर्म में लिखोगे यानी आप मल्टीप्लाई, तो आप वही करोगे, आप शिफ्टिंग करोगे। तो जब आप शिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा, मोल की पावर -4 और डीएम क्यूब 12, ठीक है। इज दैट क्लियर।
ओके, -12 हो जाएगी। ठीक है, होप्स हो गई 2 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। मैं थर्ड हमारे पास आपके पास न्यूमेरिकल है जो आपको सॉर्ट आउट करना है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि आपको केसी गिवन है और आपको रिएक्टेड या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में से किसी एक की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हर न्यूमेरिकल में आपको केसी फाइंड नहीं करना होगा, कुछ में आपको केसी गिवन होगी और आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी। अब इस केस में क्या है, आपके पास N2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है, O2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है और केसी भी गिवन है, और फाइंड क्या करना है, NO की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सेम आपने क्या करना है, पहले अपनी केसी की एक्सप्रेशन बनानी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको इक्वल के बाहर निकालना है। ठीक है, ये केसी हमारे पास है तो हमें केसी को हमें केसी को अंदर लेके जाना है और जो फाइंड आउट करना है उसको बाहर निकालना है। तो हमारे पास मैथ्स में एक रूल होता है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, उसको अप्लाई करके हम अपने जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम बाहर निकालेंगे और जो हमें अंदर लेके जाना है उसको हम अंदर लेके जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए केसी के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो NO 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा और केसी इस पूरी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। तो देखिए आपके पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, NO क्योंकि उसका कोफिशिएंट मौजूद है इसीलिए उसके ऊपर पावर मौजूद है, Kc मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, अब ये हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे अपने डिजायर्ड आंसर को लाने के लिए। अब क्या करना है, देखिए जहाँ कहीं भी हमारे पास स्क्वायर होता है ना, तो हमें उस पर रूट लेना पड़ता है इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की 1/2 होती है, तो स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेकिंग इस, और हमें जब भी कोई चीज़ लेनी होती है, ये भी मैथ्स का रूल है, हम उसे एक साइड पे नहीं, हम उसे दोनों साइड्स पर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स फॉर रिमूविंग। हमने ये क्यों लिया है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो उसके 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो गया है। अब जो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ है वहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देंगे। तो केसी की वैल्यू क्या थी, 4.1 एक्सपोनेंट -4, N2 की क्या थी 0.036 और O2 की क्या थी 0.0089। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। फिर आपने क्या लिया, इसका रूट ले लिया, जब इसका हम रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.53 एक्सपोनेंट -4 मोल पर लीटर। अब देखिए इस सवाल में आपके पास जो यूनिट थी ना मोलर कंसंट्रेशन की, वो मोल पर डीएम क्यूब के बजाय मोल पर लीटर थी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास वॉल्यूम के केस में डीएम क्यूब और लीटर दोनों बराबर होते हैं और सीएम क्यूब और मिलीलीटर बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन में डीएम क्यूब के बजाय लीटर लग गया आ गया, तो आप ये आप उसको रॉन्ग मत समझ लीजिएगा। तो ये डीएम क्यूब और लीटर वॉल्यूम जो है हमारे पास, वॉल्यूम की यूनिट्स हैं ये सारी, डीएम क्यूब भी उसी की यूनिट है, लीटर भी यूनिट है, सीएम क्यूब भी वॉल्यूम की यूनिट है और मिलीलीटर भी उसकी यूनिट है। ठीक है, यानी डीएम क्यूब बराबर होता है लीटर के और सीएम क्यूब बराबर होता है मिलीलीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब के बजाय मोल पर लीटर यूनिट है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मोल पर डीएम क्यूब हो या मोल पर लीटर हो एक ही बात है। तो आपको आंसर जिस यूनिट में आपको जिस यूनिट्स में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको बस आंसर में उसी यूनिट को ही मेंशन करना है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी कंसंट्रेशन के साथ यूनिट्स थी ना वो सारी मोल पर लीटर थी, तो आपको आंसर में भी मोल पर लीटर में ही जाना है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डीएम क्यूब और लीटर बराबर होते हैं और सीएम क्यूब और एमएल बराबर होते हैं। ठीक है, होप्स हो कि यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।